नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। आदियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। गुड इवनिंग। ये बहुत ही एक लॉन्ग पेंडिंग प्रोग्राम था, जिसका क्योंकि कोरोना ने 2 साल तो हमारे खा लिए, सही है ना। तो कोरोना टाइम से जो हमारे जो सीनियर्स जो रिटायर हुए हैं अभी तक, तो आज तक हमने ये रखा टाइम कोरोना टाइम से आज तक 31 मार्च तक। तो उन सबको हमने इनवाइट किया है और आप सबका बहुत बहुत यहाँ मैं स्वागत करता हूँ। फैमिलीज का स्वागत करता हूँ, खासकर लेडीज। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए, फॉर एवरीबॉडी। और बहुत सारे आधे लोग तो रास्ते में हैं, वो आ रहे हैं। सो बट ऑलरेडी टू लेट, 1 घंटा हम लोग देरी से चल रहे हैं। सो लेट अस बिगिन द प्रोग्राम। और इससे पहले कि हम आगे कुछ बात करें, बाबा साहेब आम्बेडकर और हमारे जितने आराध्य दैवत थे, शिवाजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फुले और पूरी श्रृंखला है हमारी। हम आज 5 साल हो गए, हम सब साथ साथ हैं। 2018 में मुझे याद है, ये बॉडी बनने के पहले 3-4 महीने पहले से होमवर्क शुरू हुआ था। और उसके पहले दीक्षा भूमि में एक छोटी सी मीटिंग ली थी। सोनारे साहब तब थे एक्टिव, वानखेड़े जी, कटारे जी, सभी एक्टिव थे। उन्होंने कहा कि अगर हमें कुछ करना है तो एकजुट रहना चाहिए। और उन्होंने उस समय पे एक आइडिया फ्लोट किया कि वी हैव टू बी यूनाइटेड फॉर द कॉज। और सभी ने एग्री किया और यूनानिमसली बॉडी बनाई। मैं तो वैसे सेक्रेटरी का मटेरियल हूँ नहीं, मैं सोशल वर्कर हूँ, बामसेट में काम करता था और वही मेरी आइडेंटिटी थी। और सोनारे जी को और बाकी सभी को पता था। उन्होंने मुझे कहा, मेरे सामने प्रपोजल रखा कि भाई आपको सेक्रेटरी के लिए खड़ा होना है। तो पहले 2 महीने तो मैंने मना ही किया। एक तो मेरा डिसिप्लिन ऐसा है, मेरा काम भी ऑपरेशंस में है। लेकिन देखा कि अपॉर्चुनिटी है और बार बार बोला जा रहा है तो मना नहीं करना चाहिए, तो मैंने एक्सेप्ट किया। वो दिन और आज का दिन मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है डिलीवर करने के लिए, विद अंडरस्टैंडिंग कि यूनाइटेड रहना है। ऐसे प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं, कंटेंट लेते हैं, वो क्वालिटी मेंटेन करते हैं। मैं बताऊंगा डिटेल में आपको। तो ये सब के लिए उनको डेफिनेटली क्रेडिट जाता है। मैं पर्सनल लेवल पे बोलता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा साइलेंट और पीछे और उनको जो है सपोर्ट जो है टोटल दिया हुआ है। आज का एक गेट टुगेदर में आप सभी स्टालवर का मैं तहे दिल से बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इस संस्था को क्रिएट किया, जीवित रखा। मुझे अभी भी याद है, बहुत बार मैंने सुना है सोनारे जी से 1980s में जिस तरह से बाहर गार्डन में बैठ के मीटिंग करते थे। आज हम मीटिंग जो है एयर कंडीशन आलीशान चेयर के रूम में, कॉन्फ्रेंस हॉल में करते हैं, प्रोग्राम्स हम ऑडिटोरियम में करते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट हमारी फैसिलिटीज़ है। लेकिन जब उस समय पे इसको सींचा गया, उस समय पे जगह नहीं थी, लोग रिकग्नाइज नहीं करते थे, लोग उस चीज़ को रोकने के लिए प्रयास करते थे। ऐसे समय पे स्ट्रगल किया। काफ़ी सारी योजनाएं जो है आप लोगों ने दिल्ली जाके वहाँ पे एक गेस्ट हाउस में जो है कम पैसे में रह के आप लोगों ने तो जो बिल्ड किया एम्पायर,
आज यहाँ पे खड़ा है। आज की तारीख में मैं आपको बता दूँ, SC/ST एसोसिएशन का बहुत काम है पूरे ONGC में। पूरे ONGC हमारे पे ट्रस्ट करती है वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। दे ट्रस्ट ऑन अस। बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए हमें बोला जाता है, चूज किया जाता है, तो ये हमारा क्रेडिबिलिटी है। और काम के मामले में भी हम पीछे नहीं है। वी आर परफॉर्मिंग एक्सेलेंट इन आवर रिस्पेक्टिव असाइनमेंट्स। तो बाकी ब्यौरा तो आगे में देंगे ही चेयरमैन साहब, लेकिन ये सब के लिए और आप जो फाउंडर मेंबर्स हैं जिन्होंने पिछले 40 साल से 50 साल से किया है, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और आज की शाम आपके नाम है। जस्ट एंजॉय, चिल, वी आर अ फैमिली। थैंक यू सो मच। सेक्रेटरी साहब ने एक बात सही कही है कि कोई भी जो काम होता है वो अकेले से नहीं होता है, इस टीम वर्क। Why always maintain, अगर टीम वर्क अगर है, अच्छा है, कोऑर्डिनेशन अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, एक दूसरे को समझने की प्रवृत्ति है, तो कोई भी काम जो है वो एकदम इजी वे में हो जाता है, आराम से होता है। उसमें ज्यादा हार्डशिप नहीं होती, ज्यादा स्ट्रगल नहीं होता है। और हमने अभी तक यही प्रयत्न किया है, क्योंकि पहले जो आपको पता है कि हमारे जब हमने टेक ओवर किया था वो टाइम पे इट वाज रियली हिस्टोरिकल डिसीजन। इसमें मैं सोनारे साहब है, बीटी वानखेड़े जी है, साथ में कटारे जी है, निकार जी साहब, किशोर कापड़े साहब है, उनका खास तरीके से नाम लेना चाहूंगा। अपने मिनके जी है और अपने अशोक कामले जी है। उन्होंने ये कहा था जब मैं आसाम से ट्रांसफर होकर यहाँ पे आया था, बोले चेयरमैन आ गया। तब तो मैं ऑफिस बेरर में नहीं था। I was not an office bearer, never in अहमदाबाद और आसाम। यहाँ फर्स्ट टाइम मुझे ट्रेजरर बनाया गया जब कोच जी थे और अपने सोनावने जी थे, वो टाइम पे ट्रेजरर बनाया। फिर ट्रेजरर के बाद में फिर लोगों को लगा कि नहीं भाई, सोमपुर को भी देखते हैं क्या करता है। तो आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो भी बन पड़ता है हम सबके लिए, सबको साथ में लेकर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा जिसको भी काम करना है वो सामने आ जाए, क्या चाहिए तो बोलो, कौन सी पोजीशन चाहिए तो बोलो और काम करो। यू हैव टू डिलीवर। नहीं तो चेयर में चिपक के बैठने से कोई मतलब नहीं है, देयर इज नो मीनिंग। बाबा साहब जब कानून मंत्री थे, संविधान सभा में थे, तो उन्होंने डिलीवर किया, उन्होंने दिखाया। जब वो राज्यसभा में थे तो हिंदू कोर्ट बिल के माध्यम से जहां पे भी बाबा साहब रहे, तो बाबा साहब को फॉलोअर है, उनको फॉलो करते हैं। हमारा दूसरा कोई मकसद नहीं है, एक ही मकसद है, समाज का। और वही ध्यान में रखते हुए बाबा साहब का संदेश जो है वो ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी तक हमारी जो यात्रा है वो उसी राह पे चल रही है। और उसमें हमारे खासकर जो सीनियर्स थे, जो अभी सुपरिटेंडेंट हुए हैं, वो भला ही सीनियर्स है हमारे, बाकी वो क्या बोलते ना कि उनको हमने वो मंडली में नहीं डाला है, दे आर स्टिल यंग। या तो ये यंग जो लोग हैं उनका आपको यहाँ मार्गदर्शन हमेशा मिलता है, गाइडेंस मिलता है। सो वी आर, और पूरे टीम का, तो वी आर रियली वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। और ये जो मौका है आज का, जिसमें हम लोग सब लोग साथ में हैं, इसमें बहुत सारे लोग हो सकता है मिस हो गए हो, कोई बात नहीं है। इसके बाद भी थोड़ा ग्रैंड स्केल पे और प्रोग्राम करेंगे हम लोग। इट वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट कि हमारे लोग हमारे फूलों पे आते हैं कि नहीं आते हैं। इट वाज जस्ट टेस्ट। और हमें लगता है कि जब आपने देखा होगा, हम लोगों ने पूरा ये प्रोग्राम जो कंट्रीब्यूटर रखा है, उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि एसोसिएशन का जो फंड है वो कोई कंस्ट्रक्टिव कामों के लिए खर्च हो, कहीं काम करना है या किसी की मदद करना है या कुछ भी ऐसा करना है। बाकी ऐसे जो प्रोग्राम है, फेयरवेल या दूसरा थोड़ा सा जिसमें एंजॉयमेंट होता है, थोड़ा ये प्रोग्राम हम लोग जो करेंगे वो सिर्फ कंट्रीब्यूटरी करेंगे। और लता किनी मैडम का इसमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जब लास्ट ईयर ऑनलाइन बुद्ध वंदना किए, तो हमने बीसी मीटिंग में ऑनलाइन भी कहा कि भाई कैसा करेंगे पैसा, तो मैडम का पहला सजेशन था सर कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो बाबा साहब ने तो हमको इतना दिया है, बाकी हमने भी कुछ देना है। एक देने की प्रवृत्ति जो है वो जागरूक होना बहुत जरूरी है। दानशीलता जो है वो जागरूक होना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने जेब से पैसा नहीं देंगे कोई भी चीज के लिए, तब तक वो एक बिलोंगिंगनेस जो है वो नहीं आता है। तो ये इसके पीछे उद्देश्य है। इसके पीछे जो हमारे रिटायर साथी हैं उनसे पैसे लेने का
हमने डिसाइड कर लिया कि उनसे पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि वो दे आर रिटायर्ड, दे आर सुपरएनुएटेड, उनसे हम पैसा क्यों लेंगे? दे आर लाइक अवर गेस्ट नाउ, बिकॉज दे आर नॉट ऑफिस बेरर प्रेजेंटली। तो इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। प्लीज, हमको हमारे बॉडी का ये बीसी का डिसीजन है, इट्स नॉट माय डिसीजन अलोन। तो आप सबको इसको कोऑपरेट करना है और उस ढंग से आपको सबको लेना है। जब तक कोई भी सहारा ना हो, वक्त का फिर जाने का कटता नहीं। तुम मगर हम कदम पकड़े चलती रहो, पर ज़मीन पर सितारे भी आता रहो। तुम मगर साथ देने को वादा करो, बैठे मस्त में लुटाता रहूं। तुम मुझे चल मुस्कुराते रहो, मैं तुम्हें देख कर जीत रहा हूं। तूने काजल लगाया दिल के रात हो गई, मिल गए नैना से नैना, कोई क्या बात हो गई। मिल गए नैना से नैना, कोई क्या बात हो गई। कल नहीं आना, मुझे न भुलाना, कि मारेगा ताना ज़माना। कल नहीं आना, मुझे न भुलाना, कि मारेगा ताना ज़माना। तू चली आई दुहाई, कोई क्या बात हो गई। तू चली आई दुहाई, कोई क्या बात हो गई। मैंने छोड़ा ज़माना तेरे साथ हो गई, मैंने छोड़ा ज़माना तेरे साथ हो गई। ओ माजी रे, ओ माजी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ माजी रे, साहिलों पे बहने वाले कभी सुना तो होगा कहीं। ओ कागजों की कश्तियों का कहीं किनारा होता नहीं। ओ माजी रे, कोई किनारा जो किनारे से मिले हो, अपना किनारा है।
नजर लौट के फिर आएंगी दूर तक आपके पीछे पीछे दूर तक आपके पीछे पीछे मेरी आवाज़ चली जाएगी जाइए आप कहाँ जाएंगे ये नजर लौट के फिर आएंगे ये नजर लौट के फिर आएंगे ला 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 हो ला 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 मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में। प्यार भी तू है ये बहार भी तू है तू नजरों में जाने तमन्ना तू ही नजारों में तू ही तो मेरा नीला रंग है प्यार से रोशन आँख उठाए और घटा के रूप में तू है, कांधे पे मेरे सर को झुकाए, मुझ पे लटे बिखराए। मेरा प्यार भी तू है ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने चुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने चुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने चुरीले सपने। छोटी बातें छोटी छोटी बातों की हैं यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें छोटी छोटी बातों की हैं यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों में। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने चुरीले सपने। Thank you.
और होगा यूं नशा जो प्यार वो प्यार है जो भूला जाए फूलों का जीवन से बड़ी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूह का रस पीने के लिए जीवन से बड़ी तेरी आंखें। कोरा कागज था ये मन मेरा मेरा मेरा, लिख लिया नाम उस पे तेरा तेरा तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सुना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इस पे तेरा। जाए सपने मैं डरता हूँ, इस दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, इस दिन सपनों में देखा करता हूँ। इशारे खाली दर्पण ये मन मेरा, रच गया रूप इस पे तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको। लोगों में तुम जानो कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। So now let us start the program.
मेन फंक्शन पहले तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट वाला प्रोग्राम था, अभी हम लोग हमारे मुख्य कार्यक्रम की ओर आते हैं, जिस कारण हम लोग यहाँ आज उपस्थित है। तो वो एक ऐसा ओकेशन है जहाँ पे हमारे जो सेवानिवृत्त जो हमारे जो ऑफिस बेयरर्स है और जो प्रोमिनेंट जो एग्जीक्यूटिव मेंबर, जो ऑफिस बेयरर कभी नहीं रहे होंगे कोई बात नहीं, बाकी प्रोमिनेंटली दे हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट फॉर द कॉज ऑफ एसोसिएशन। तो we feel it's our duty to appreciate them, to recognize their services for our association as well as for our community. तो क्योंकि ये जैसे कारगाकर जी ने कहा कि ये एसोसिएशन को खड़ा करना, इस लेवल तक लाना, इसके लिए बहुत बड़ा कमिटमेंट, बहुत बड़ा डेडिकेशन लगता है, बहुत हार्ड वर्क लगता है। कई लोगों से उस समय तो थोड़ा दौर अलग था, कितने फाइट इन लोगों को करनी पड़ी होगी उस समय। सो आजकल को जैसे आप लोग ये तो एसी हॉल में बैठे हैं, उधर ने कहा था, बात तो सही है, और मैनेजमेंट इज आल्सो सो सपोर्टिव नाउअडेज। बट जो मुख्य कार्य है, जो मूलभूत कार्य है, जो फंडामेंटल जो कार्य है, जिन लोगों ने एसोसिएशन के लिए किया है, उनका हम यहाँ पे स्वागत करना चाहते हैं, उनको फेलिसिटेट करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा जैसे कि कोरोना टाइम में से जो रिटायर्ड हुए हैं, खासकर सुधारे जी है, वानखेड़े जी है और बाकी जो लोग हैं, गायकवाड़ जी वगैरह, पवार जी, तो इनका हम लोग कर नहीं पाए थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक, हम लोग काफी देर से ट्राई कर रहे थे कि ये प्रोग्राम थोड़ा जल्दी हो जाए। बाकी इसकी एक खास वजह एक आपको बताना चाहता हूँ। आज के इस कार्यक्रम हमारे वानखेड़े जी है, उनको संगीतमय विदाई देनी थी। तो हमको लगा कि ये ओकेशन है जब उनका भी फेलिसिटेशन हो जाएगा, और क्योंकि वो संगीत के बहुत बड़े शौकीन हैं, तो मतलब वो तो रग रग में उनके रग रग में वो संगीत बसा हुआ है। तो उनको हम चाहते थे कि उनके साथ में ही ये कार्यक्रम का आयोजन करें। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द प्रोग्राम। एसोसिएशन की एक्टिविटीज के बारे में आप सबको पता है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप सब लोग हैं, इसमें हम समय जाया नहीं करना चाहते। जो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं, आप सबको ऑलमोस्ट सारे पता है, उसको रिपीट करने की जरूरत है। आप लोगों का गाइडेंस, आप लोगों का सानिध्य, आप लोगों का मार्गदर्शन और आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का कोऑपरेशन इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। वो हम नहीं चाहते कि आप यहाँ से रिटायर होने के बाद में एकदम अलूफ हो जाए, समाज से कट जाए। इसके पीछे ये फैमिली गेट टुगेदर का एक और पर्पस था हम लोगों का कि सोसाइटी में चाहे कोई भी हो, कोई भी समस्या है, तो हमारे जो साथी हैं, हमारे जो फ्रेंड लोग हैं, वो इमीडिएटली दौड़ के आने चाहिए कि भाई क्या जरूरत है, क्या तकलीफ है, क्या समस्या है। ये कम्युनिटी का जो एक भाव है, ये हर एक कम्युनिटी में होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा गुजराती कम्युनिटी में ये बहुत तगड़ा है। जो सरदार जी लोग हैं सिख, उनमें भी बहुत तगड़ा है ये। जब भी ऐसा कुछ प्रसंग आता है, सारे के सारे दौड़ पड़ते हैं। हम लोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं रह पाते। हमारा ये एक प्रयास है कि जो लोग सेवानिवृत्त हुए हैं उनको इकट्ठा करना और एक दूसरे के ऐसे प्रसंगों में उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना। बच्चों को भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, गाइडेंस के इशू होता है, तो वो सारे जो बातें हैं वो ध्यान में रखते हुए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। तो नाउ सर्वप्रथम जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे दो लोग प्रमुख रूप से है इस कार्यक्रम में। एक है एन के सोनारे साहब, जो एक्स चेयरमैन रह चुके हैं और साथ में वर्किंग प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उनका सोशल कंट्रीब्यूशन के बारे में आप सबको पता है, हम सबको पता है। वो बालाई में भी नेशनल प्रेसिडेंट है, एसीएपी में भी है, और बहुत सारी सोशल एजुकेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें उनके साथ में वो काफी, मतलब जब से वो उनको होश आया तब से वो जुड़े हुए हैं। तो ऐसे आज की जो सत्कार मूर्ति है सोनारे साहब को हम यहाँ पे इनवाइट करना चाहते हैं। उसके साथ में हम निर्गुण जी, प्लीज कम।
भारतीय घटनेचे शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि ज्या ज्या महामानवांनी आपल्या समाजाकरता उद्धारक काम केलं त्यांच्या विचारांना प्रथम द्विवार अभिवादन आणि आपणा सर्वांना जय हिंद। साथियों, एक 38 साल का मेरा इतिहास है एसोसिएशन का। वो कभी अगर समय मिलेगा तो एक एक पत्ता खोल के मैं बता सकता हूँ, क्योंकि इस समय टाइम हमारे पास बहुत कम है। और वो 38 साल की जर्नी जो है उसमें चढ़ाव उतार काफ़ी है, उसमें मार जोड़ काफ़ी, मतलब सारे इशू है। और सही ढंग से काम करने का एक तरीका था, एक यूनाइटेड हम लोग की टीम थी और हम लोग के जो बड़े अधिकारी रहते थे वो हमारे एडवाइज़र रहा करते थे। तो इन सबको मिला के हम लोग सोनारी जी है, हमारे एक स्टॉलवर्ड आज के दिन हमारे बीच में नहीं, जिन्होंने हमें इस राह पे लाया है, मिस्टर MM वासनिक जी। उनका काम करने का जलवा एक था, बहुत शूर था, तेज था, होशियार थे, उनमें सारे गुण थे। और दूसरे साथी हमारे आज हमारे बीच में नहीं है, SR थोराट जी, उनका भी अपना अलग नेतृत्व रहता था और वो हमारी सारी सेवा करते थे। हम लोग काम करते थे 7-8 लोग मिलके, और हम लोग का खान पान सेवा, फिर कहीं जाना, किसी को मैनेज करना, किसी को मारना, किसी से अच्छी बात करना, किसी से मिलना, वो सारा अपॉइंटमेंट का काम वो कर देते। फिर आज मेरे बीच में हमारे साथी है सोनारी साहब, इनका काम आप सब लोग जानते हैं। इनके पास बाबा साहब के प्रति, तथागत के प्रति टाइम ही टाइम है एसोसिएशन के लिए। वो घर कब जाना उनको पता नहीं था, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, या शायद कभी कभी घर भी नहीं पहुंचते होंगे इस कार्य को चलाते समय। बराबर सोनारी जी साहब। और इन्होंने काफ़ी संस्थानों में काम किया है समाज के प्रति, और समाज का काफ़ी इनके हाथों से भला हुआ है। मुंबई में कहिएगा या महाराष्ट्र में कहिएगा, भारत में कहिएगा या इंटरनेशनल में कहिएगा, इनका काफ़ी योगदान है। और हम लोग एक 5 लोग का ग्रुप हुआ करता था, एक मूड बन के, माइसेल्फ, वासनिक, निकाले, कटारे, थोराट, उसमें से वो 2 हीरे निकल गए। आज मेरे साथ है अरविंद निकाल जी साहब, ये 72 के पैंथर है। दलित पैंथर की जब स्थापना हुई मुंबई में, वो उस स्थापना के अंदर वो मेंबर थे और उनका जलवा भी देखा हम लोगों ने। जो पैंथर्स है 72 के, उनका जलवा भी देखा हम लोगों ने। वो जो 72 के थे उनको भी मिले, उनके गुण निकालने साहब में थे क्योंकि वो उस टीम में थे। फिर उनकी छाया और उनका नॉलेज हम लोगों के पास थोड़ा आया, तो उस माध्यम से भी हमने काम करना शुरू कर दिया। और पर्टिकुलर निकालने साहब है, रोस्टर के मास्टर है। रोस्टर जो होता है SC ST रिक्रूटमेंट में रोस्टर होता है पूरा, वो उसके मास्टर है। उन्होंने हम लोगों के 78 से लेके 90 तक के रोस्टर एक टीम मिला के हम लोग, मतलब ऑफिस बंद होने के बाद 5 बजे ऑफिस बंद होता था, उसके बाद पता नहीं हम लोग बैठ जाते थे 5-6 लोग या 2-4 लोग और जुड़ जाते थे, तो पता नहीं चलता था हम लोग को क्या टाइम हुआ। तो हम लोग रात 11, 12, 1:30 बजे तक ऑफिस में बैठते थे रोस्टर वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट ने रोस्टर तो हमारे पास दे दिए विश्वास के साथ कि आप देखिए, चेक करिएगा, जहाँ भी कहीं त्रुटि होगी, जो भी बैकलॉग होगा वो वर्कआउट करिएगा। तो निकाल जी साहब इसके मास्टर है। और 5वां हीरा जो है DD कटारे, ये अलग टाइप का हीरा है। DD कटारे हर इसमें मास्टर है, उनके पास हर तरह की क्वालिटी है, स्पेसिफिक ड्राफ्टिंग और समय देना और ग्रुप को यूनाइटेड रखना, ये सारी क्वालिटियाँ उनमें हैं। और वो भी कभी नहीं सोचते, मेरे ख्याल से कई बार तो हम लोगों को घर से भी दम मिला होगा
या भाई इनकी बैग पैक करके रखो, या नहीं तो दरवाजे के बाहर रखो, या नहीं तो बीवी बोलती थी घर में आना है तो नहीं आना तो नहीं आओ, नहीं तो हम लोग चले जाते थे। ऐसा भी समय हमारे ऊपर आया। ऐसे करते करते हम लोग का मतलब ऑफिस का कारोबार काफ़ी लंबा था। एसोसिएशन का दायरा भी उस समय तो हम लोगों को कोई सुविधा नहीं थी। सेकेंड क्लास के डब्बे में बैठो बिना रिजर्वेशन। दिल्ली में जाके संगीता राव जी थे पुराने MP, उनका अपना ऑफिस था। उस ऑफिस में मतलब वो गोनी रहती थी या सतरंजी रहती थी, उसके ऊपर सोते थे। वही बाथरूम रहता था, उसमें नहाओ और फिर सवेरे दिल्ली वारी करो, इनके पास जाओ उनके पास जाओ, ये सब इसमें समय जाता था। उस समय सुविधा नहीं थी कोई, और सब लोग तन मन धन से काम करते थे। पुण्य होता था क्योंकि लोगों को, गरीब लोगों को खाना खिलाना पड़ता था। तो हम लोग जाने के बाद कोई भी हम लोगों को चंदा दे देता था। तो ऐसा करते करते 38 साल का इतिहास है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग चुप नहीं बैठे। जो हम लोग ग्रुप है, आज सोनारे जी है, निकाल जी है, किशोर कांबड़े जी है, DD कटारे, वीयू गायकवाड़ जी है, आज भी हम लोग समाज के प्रति ग्रुप के साथ काम करते हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो कम से कम 6 लोग रहते हैं, नहीं तो 10 लोग रहते हैं, नहीं तो 20 लोग रहते हैं। आज हम लोग उद्योजक जो है, छोटे मोटे धंधे हमारे लोगों को कहीं से CSR के अंडर से या पर्सनल लेवल पे फंडिंग करके हम लोग LED बल्ब का एक प्रोजेक्ट किया जिसमें 40 लोगों को रोजगार मिला। अभी हम लोग लेदर बैग का, जिसके मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा भावना आठवले मैडम का, जिनके लीडरशिप में हम लोगों ने लेदर बैग का 60 महिलाओं को ट्रेनिंग दिया। अब उनके बैग शायद आपको सैंपल भी मिले होंगे मैडम, क्योंकि वो महिलाएं काफ़ी मतलब, जब तक हम लोग मतलब घर के लिए कोई महिला अगर काम नहीं करेगी या महिला का कोई योगदान नहीं रहेगा तब तक वो घर आगे नहीं जाएगा। इसलिए मोस्टली हम लोग महिलाएं को ही मतलब उद्योग में ला रहे हैं। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देके, प्रॉपर मशीनरी देके, प्रॉपर रॉ मटेरियल देके उनको हम लोग आगे ला रहे हैं। अभी एक दूसरा प्रोजेक्ट है मेरा उल्लासनगर में आने वाला सिलाई मशीन का, जिसमें 60 महिलाओं को सिलाई मशीन देके उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग देके, और उनको भी जो उद्योजक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सारा, और जहाँ भी कपड़ा आपको एक कंपनी को दे देंगे कॉन्ट्रैक्ट, वो कंपनी उनका कपड़ा वपड़ा ले जाएगी, तो भी 700-800 रुपया, 1000 रुपये वो महिला कमा सकती है एक दिन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट है हमारे पास, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा मेरा एक, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि किसी को क्या मतलब, बहुत सारे अपने लड़कों को या अपने लोगों को करियर गाइडेंस, मार्गदर्शन करना, या ये मेरा काम है और मैं करता हूँ क्योंकि मेरे पास वो तजुर्बा है, इसलिए मैं करता हूँ। तो ऐसा ही आजकल मैं भी 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा हूँ। एक में खजिनदार हूँ, जहाँ महामहिंद्र दम्मदूत इंटरनेशनल सोसाइटी, उसमें ट्रस्टी कम खजिनदार हूँ, और एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, एक में सभासद हूँ। ये तीनों काफ़ी बड़ी अच्छी संस्था है, और जितना काम कर सकते हैं वो ग्रुप के साथ करना है, मैं अकेला नहीं करता पूरे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता हैं उनको प्रणाम करते हुए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। सिर्फ अपनी इस एसोसिएशन के लिए मैं ये सोचती हूँ कि हम सबको, मैं तो अपने आप को ये फील करती हूँ कि हालांकि मैं बहुत ज़्यादा उस रूप में नहीं जुड़ी रही हूँ जिस तरीके से अभी वानखाड़े जी ने जैसे बताया, बट मैं फिर भी ये फील करती हूँ कि मैं कर्जदार हूँ अपनी एसोसिएशन की, क्योंकि जब भी जहाँ भी मुझे लगा कि कभी ज़रूरत है, सोनारे जी को मैंने बहुत बार कंसल्ट किया। बहुत सारे ऐसे इश्यूज मेरे कैरियर में आए कि जब वास्तव में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन दिखाई दे रही थी। ओरकर जी हैं, सोनारे जी हैं, सोम कुमार साहब के साथ तो काफ़ी लेट में इंटरेक्शन हुआ, तो मुझे जो सही राह मिली, सोनारे जी के साथ शायद मेरा 94-95 में परिचय हुआ, जब ये दिल्ली आए हुए थे और डॉक्टर जौहरी लाल साहब के साथ मीटिंग चल रही थी। पता नहीं मुझे किस इशू पे बुलाया गया और मेरा परिचय कराया गया उस समय एसोसिएशन के साथ। तो
मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई फेल्ट सो मच ऑनर्ड कि हाँ मुझे भी इस लायक समझा गया कि हालांकि मैं बहुत उस समय E3 या E4 लेवल पे ही थी, कि मुझे एक मौका मिला है अपनी एसोसिएशन के साथ जुड़ने का। और उसके बाद मैं जब बॉम्बे आई तब मैंने वास्तव में देखा कि एसोसिएशन का रूप क्या है। दिल्ली में जब थी, देहरादून में थी, बड़ौदा में थी, मुझे एसोसिएशन के बारे में इतना कुछ नॉलेज नहीं था, पर बॉम्बे आने के बाद देखा कि वास्तव में एसोसिएशन क्या होती है, क्या उसके मूलभूत कार्य होते हैं और इनको किस डायरेक्शन में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ताकि आपके जो आपका पर्पस है वो सर्व हो बिना किसी को नुकसान किए हुए। क्योंकि आफ्टर ऑल मैनेजमेंट के साथ ही हमको काम करना होता है। बहुत जरूरी है कि बिना मैनेजमेंट के सपोर्ट के कोई एसोसिएशन कभी सरवाइव नहीं कर सकती है। हाँ, उस सर्वाइवल में बहुत बार मैंने खुद महसूस किया, कई बार एसोसिएशन को साइड ट्रैक भी किया गया, कई बार उनको इग्नोर किया गया, डेलिबरेटली इग्नोर किया गया। कोई भी फैक्टर्स रहे होंगे, अब मैं उस इशू पे नहीं डिस्कस करूंगी, बट जो संगठन था, जो जुड़ाव था आपस में एक दूसरे के साथ, वो एक बहुत बड़ी ताकत थी जिससे कि एसोसिएशन आगे चलती थी। और मेरे जैसे लोग जो बहुत ही बिखरे हुए रूप में थे, अलग अलग थे, हमको बहुत कुछ गाइडेंस मिली और हमने बहुत कुछ सीखा। और आज मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी जागेश जी का कि जिन्होंने इतना इनोवेटिव आइडिया निकाला कि हम सब लोगों को आपने एक इतना ऑनर दिया कि हम यहाँ पे खड़े होके कह पा रहे हैं कि हाँ, हम एसोसिएशन के साथ थे, एसोसिएशन के साथ हैं। और सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपको, मुझे लगता है शायद ये बैकड्रॉप आपने ही बनाया है। Such a beautiful backdrop he has made it. It needs really a big round of applause. That shows the commitment, dedication and friendship. These are the three fundamental things जो कि हमारी एसोसिएशन को हमेशा जोड़े रखेंगे, याद रखेंगे। एंड टॉप ऑफ इट इट्स अ टीम मैटर्स। सिंगल आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो हमारे बाबा साहब ने कहा था कि एकजुट रहना है, संघर्ष तभी सफल होगा जब आप संघ में रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, बीच में मैं काफी टाइम तक एसोसिएशन के साथ, मतलब अपना जो ग्रुप है उसमें नहीं जुड़ पाई। उसकी वजह ये थी कि मैं कहीं कुछ अपना सेटअप कर रही थी। एंड फॉर ग्रेस ऑफ ऑल यूनिवर्स आई वुड से आई हैव आल्सो स्टार्टेड अ फ्रीलांसिंग सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, और ONGC ने भी मुझे मौका दिया है। मुझे एक आर्बिट्रेटर भी बनाया है, मुझे कंसिलिएटर भी बनाया है, मैं रिक्रूटमेंट बोर्ड में भी हूँ। तो मैं फील करती हूँ कि मैनेजमेंट हैज अप्रिशिएटेड माय सर्विसेज एंड दे रिकॉग्नाइज्ड इट। तो इसी तरीके से मैं अपनी एसोसिएशन को भी बोलूँगी कि आई एम ओपन, आपको जब भी कभी किसी भी रूप में मेरी ज़रूरत है, मेरी सर्विसेज चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर टू सर्व। रादर मुझे बहुत खुशी और गौरव महसूस होगा अगर मैं किसी भी रूप में अपनी एसोसिएशन के काम आ सकूं। धन्यवाद, थैंक यू। मैं जब 86 में ज्वाइन किया एज स्टोर एंड परचेज ऑफिसर कैम्बे में, उसकी तो कहानी है। मैं स्टोर एंड परचेज ऑफिसर कैसे बना, मैंने तो मैकेनिकल इंजीनियर था। मैकेनिकल इंजीनियर एज AEE मैकेनिकल के लिए मैंने अप्लाई किया था। उस समय मैं इंजीनियर्स इंडिया में जॉब करता था 84 से। तो 86 में जब AEE मैकेनिकल के लिए अप्लाई किया, तो बाद में जब मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर आया तो उसमें स्टोर एंड परचेज ऑफिसर आया। तो खैर उस समय मैकेनिकल इंजीनियर 3 ग्रुप में थे। किसी लोगों को मैकेनिकल मिला, किसी को स्टोर एंड परचेज ऑफिसर मिला और किसी को ट्रांसपोर्ट ऑफिसर मिला। तो मैं 86 में कैम्बे में ज्वाइन किया। तो वहाँ पर काफ़ी जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हुआ करते थे, वो बहुत ही, उनका जो व्यवहार था वो बहुत ही SC/ST के खिलाफ बहुत हुआ करता था। तो फिर हम लोगों ने सोचा यार ये तो कब तक चलेगा ऐसा। तो फिर हम लोगों ने संगठन बनाया और उसमें मैं सेक्रेटरी था। हमारे साथ मिस्टर KP सिंह थे, वो चेयरमैन हुआ करते थे। तो उस समय की बात है, उस समय सुनारे जी, वानखड़े जी, बोरकर जी, इन सभी का साथ था हमारे साथ। और उस समय राजामणि, मिस्टर राजामणि थे नेशनल लेवल पे, मिस्टर DMR शेखर थे। तो उनके साथ हमने 7-8 साल काम किया। आपको विश्वास नहीं होगा कि शुरू में मेरी 5-6 साल
मेरी जो ACR थी वो रेड रंग से भरी हुई थी, रेड पेन से भरी हुई, क्योंकि उसमें हम लोग तो हमेशा प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ ही, बिकॉज वो इतना बदमाश थे वहाँ पे लोग, और बिल्कुल अनपढ़ लोग थे, मतलब 10th पास 12th पास करके आकर के प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए। और उनकी उस समय तो आप जानते ही थे कि ये तो सब बोलबाला था कि SC ST के अगेंस्ट में इतना काम करता। तो उस समय हम लोगों ने काफ़ी वहाँ पे मतलब रह करके बाबा साहब की जो शिक्षाएं हैं उनको हम लोगों ने फैलाने का काम मैंने किया, बिकॉज हम लोग सोचते थे हमेशा कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर समाज में सब लोग एजुकेटेड हो जाएं तो ये विषमता तो जो है बहुत जल्दी दूर हो जा सकती है, क्योंकि आप एजुकेटेड हैं तो आप नेचुरली इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होंगे, क्योंकि आपको जॉब मिलेगा, आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो इकोनॉमिक पावर जब आती है आपके परिवार में तो जितने भी लोग हैं आसपास हैं वो आपको दूसरी नगाह से ही देखने शुरू कर देते हैं। फिर वो SC ST की ऐसी भावना नहीं रहती, क्योंकि वो भी फील करते हैं यार ये लोग भी एजुकेटेड हैं और ये भी हमारे साथ इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है। तो बाबा साहब ने जिसका वो किया कि ये डेमोक्रेसी में जब तक कि आपको इकोनॉमिक वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा बराबर का, तब तक आप समाज में विषमता दूर नहीं कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का प्रयास रहा जब तक एसोसिएशन में मैं रहा 8 साल तक कैम्बे में। उसके बाद तो आसाम गया, मद्रास गया, दिल्ली गया, बॉम्बे आया, बॉम्बे से फिर मेरे को आसाम भेजा, आसाम से फिर यहाँ पे बॉम्बे आया। तो यहाँ पे फाइनली लास्ट ईयर मैं एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना। और मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि आपकी काबिलियत को मैनेजमेंट कभी ना कभी तो सराहेगा। हम लोगों के साथ बहुत वो हुए। मैं 2017 में CGM बना था, 2017 में। 19 में हमारा GGM का इंटरव्यू हुआ, इन्होंने मुझे छोड़ दिया। और 20 में मेरे को GGM बनाया। फिर 21 में मेरा ED के लिए आया, ED के लिए छोड़ दिया इन्होंने। फिर 22 में मेरे को AD बनाया। और फाइनली तो MM में होते हुए आप जानते ही हैं कि MM में अगर ED बनना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि ये ऐसा डिसिप्लिन है जहाँ पर आप इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बड़े बड़े प्रोक्योरमेंट करते हैं, कहीं भी फंसाने का ये लोग जिम्मा नहीं मतलब मौका नहीं छोड़ते हैं। और हम तो एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, तो मेरे लिए तो बहुत पीछे पड़े रहे ये लोग, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज राइट कि मैं कभी कोई गलत काम किया नहीं। मुझे मालूम था कि आप गलत काम करोगे आपका कभी कोई साथ नहीं देगा। तो वो चीज़ हमेशा रही कि हमने लोगों को, और मैं चाहूँगा कि आप लोग कहीं पे भी रहें, आप शिक्षा ग्रहण करने का कोई भी मौका न छोड़ें। जब भी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर उसका लाभ उठाएं। मैं मद्रास में जब था तो मुझे मौका मिला वहाँ पे मद्रास यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम MBA करने का। तो 3 साल मैंने पार्ट टाइम MBA किया। 6 से 8 क्लासेस होते थे शाम को, इवनिंग में। मेरी पत्नी ने बहुत साथ दिया उस समय, बेटा भी मेरा हुआ था तो वो अकेले संभालती थी। तो वो चीज़ है। उसके बाद दिल्ली आया। दिल्ली में मुझे एक और मौका मिला पढ़ाई का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। तो PMI USA से मैंने PMP किया। तो मैं सोचता हूँ कि आपको कहीं पे भी मौका मिले तो आप अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाइए। बाबा साहब का यही सपना था। बाबा साहब ने जो इतनी डिग्रियाँ उपलब्ध की, वो उसका रीज़न वही था। वो जानते थे कि अगर आप शिक्षित बनोगे, आप में काबिलियत होगी, लोग आपको सराहेंगे। और आपको हमेशा इस नज़र से कभी कोई नहीं देखता है कि SC ST, ऐसा नहीं। आपको वो जानते हैं कि इस बंदे में काबिलियत है, तो वो हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं लोग। तो मैं आज सोम कुंवर जी और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हम लोगों को बुला करके यहाँ सत्कार दिया। मी ONGC 1984 साली सेवेत रुजू झाले। त्यावेळेस मी एक सर्वसाधारण असोसिएशनची मेंबर होते। परंतु माझे मिस्टर श्री खोत साहेब ज्यावेळेस सोनारे साहेब, वानखेडे साहेब, भगत साहेबांच्या मदतीमुळे असोसिएशनचे पदाधिकारी झाले, त्यावेळेपासून मी मिस्टरांच्या सोबत पडद्यामागून असोसिएशनची कामे करत राहिले। जसे कंपोनंट प्लान, CSR प्रोजेक्ट, मेडिकल क्लेम, यात मी स्वतः फायनान्स डिपार्टमेंटमध्ये असल्यामुळे असोसिएशनची सर्व फायनान्सची कामे केली। तसेच मी ONGCच्या WDF मध्ये जॉईंट ट्रेझरर म्हणून काम केले।
त्यामुळे मी लोकांची कामे करू शकले. त्यानंतर माझे मिस्टर 2018 साली चेअरमॅन पदावरून रिटायर झाले. त्यावेळेस सोनारे साहेब तसेच वानखेडे साहेबांनी मला असोसिएशनचे जॉईंट सेक्रेटरी पद स्वीकारण्यास सांगितले. मग मी विचार केला तर मीही काही समाजाचं देणं लागते. मग मी खऱ्या अर्थाने असोसिएशनमध्ये सक्रिय झाले. आताचे चेअरमॅन साहेब सोमकुवर यांच्या नेतृत्वाखाली मला असोसिएशनची सेवा करण्याची संधी मिळाली. पण तो काळ 2020-21 हा अत्यंत कठीण म्हणजे कोविडचा काळ होता. परंतु मी सोमकुवर साहेब आणि आपल्या टीमसोबत मी वेगवेगळ्या कोळीवाड्यात जाऊन गरीब वस्तीत जाऊन धान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंची वाटप केले. लॉकडाऊनमध्ये सोमकुवर साहेबांनी ऑनलाईन झूम मीटिंग असोसिएशनच्या मेंबरसाठी आयोजित केल्या. तसेच त्या काळातील रिटायर्ड मेंबरच्या प्रोग्रामची जबाबदारी साहेबांनी मला सांगितली होती. ती मी समर्थपणे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली केली. त्यानंतर मी 2022 साली ONGCमधून निवृत्त झाले. परंतु सोमकुवर साहेबांनंतर होणाऱ्या असोसिएशनच्या प्रत्येक कार्यात मला याव्यास सांगितल्यानंतर मी अजूनही कार्य करत आहे. असाच आपण सर्वांनी लोभ द्यावा व घ्यावा. ज्यावेळेस साहेब आपणास तसेच असोसिएशनच्या साठी मला हाक दिली तर मी सदैव आपल्यासोबत असणार आहे. असेच आमच्यावर प्रेम करत राहा आणि आपल्या लोकांसाठी सदैव कार्य करत राहा. धन्यवाद. जय भीम. जय भीम. मैंने 87 में SC/SC एसोसिएशन ज्वाइन की थी. 84 की मेरी ज्वाइनिंग थी. लेकिन पहले मेरी ज्वाइनिंग कर्मचारी के बाद फिर मैं SC/SC आई. उसके बाद मैं CNT में, मतलब मेरे ख्याल से मेरे अलावा किसी लेडीज़ ने इतनी सारी एसोसिएशन एक साथ नहीं की होगी. संस्थाएं WDF, उसके बाद एस्ट्रो, सारी संस्थाओं में मैंने काम किया. मुझे बहुत अच्छा लगा. मतलब हम अपने ऑफिस में अपने काम के लिए आते हैं, लेकिन अपना जो योगदान, जो बाबा साहब ने हमें बताया कि ये करना है, वो करना है, वो करने के लिए जो हमारा योगदान होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है. और मैं अभी भी, जब मैं रिटायर होने के पहले मुझे किसी ने बताया मैडम कोई लेडीज़ आती ही नहीं. मैंने बहुत सारी लेडीज़ से बात की कि आप थोड़ा आपका योगदान, आप काम करते, मुझे पता है काम का ही हम पैसा लेते, पगार लेते, लेकिन हमारा जो योगदान हम अपने बाबा साहब के काम के लिए, उन्होंने जो बताया उस रास्ते पर चलने के लिए अगर थोड़ा वक्त निकालेंगे तो मुझे नहीं लगता ऑफिस में कोई मतलब दंगा हो जाएगा. और अपने मतलब लेडीज़ ने, जेंट्स तो आते हैं बहुत. मैंने अभी लास्ट टाइम नागपुर में देखा, इतने सारे न्यू कमर्स थे, कितने मतलब चाव से वो काम कर रहे थे, लेकिन महिलाओं की कमता वहाँ पर बहुत थी. मैंने बहुत सारी लेडीज़ से भी बात की कि आप लोग उसमें थोड़ा शामिल हो जाइए. आपको फिर इतना मतलब अनुभव मिलेगा वहाँ पर क्या किया जाता है, कैसे CSR में कैसे मतलब कितने सारे प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं. हम लोग में मैडम ने तो बताया लॉकडाउन में हमने कैसे काम किया. मैं लॉकडाउन तो अभी तक कितने सालों बाद ये हुआ. ये ऐसी परिस्थिति हर बार नहीं होती, लेकिन जब ज़रूरत होती तो एसोसिएशन में मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत लेडीज़ थोड़े आगे आएगी तो मेरे ख्याल से वो अच्छा रहेगा एसोसिएशन के लिए भी और आपके लिए भी. वानखेड़े सर ने बताया कि उनके टाइम में जो मतलब दुविधाएं होती थी, कुछ लड़ाई झगड़े करने पड़ते थे, वो तो मैंने कभी देखे नहीं, क्योंकि मेरा काम सिर्फ एसोसिएशन में जाना और वो जो बताएंगे वो काम करना था. हमने शुरू में बहुत सारे काम किए. शुरू में तो हम लोग खुद खाना बनाते थे, ओनियन, प्याज काटना, टमाटर काटना. मुझे तो वो कुछ अलग ही लग रहा था, ऑफिस में हम काम कर रहे हैं या घर में काम कर रहे हैं, ऐसे लग रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था. और उसी टाइम से मैंने जुड़ा, वहाँ पर अपने आप को जोड़ दिया कि मैं इस काम में अपने आप को मतलब शामिल करते हुए, और मुझे वो बहुत अच्छा लगता था. इसलिए मैं सारे मतलब जहाँ भी बुलाते थे मैं जाती थी. आज भी मैंने उनको रिटायरमेंट के बाद भी बताया कि जब भी आपको ज़रूरत होगी आप कभी भी हमें बुलाएंगे, हम कभी भी आपके काम के लिए आ जाएंगे. जैसे महाड़ में हम लोग गए थे, मतलब जब हमारे पास वक्त नहीं होता तो बात अलग, लेकिन हम अभी रिटायर्ड है तो हमारे पास वक्त है. और कभी कभी अगर नहीं होगा तो हम बोल देते कि हमारे पास अभी वक्त नहीं, लेकिन जब भी आपको ज़रूरत होगी आप तब हमें बुलाएंगे. एसोसिएशन के हेड सोमकुवर जी ने आज का जो प्रोग्राम हमारे लिए किया, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ. इसी तरह के सारे प्रोग्राम्स आगे भी होते रहेंगे और हम आपके प्रोग्राम में शामिल होंगे अगर आप हमें इनवाइट करेंगे. थैंक यू. साथियों,
इसी दिन 31 मार्च 2020 को मेरा सुपरएनुएशन हुआ था और उसके 8 दिन पहले यहाँ कोरोना शुरू हुआ और पूरा बंद, बॉम्बे पूरा बंद, रास्ते बंद, ट्रेन बंद, सब बंद। और उसी समय हम चाहते थे कि भाई हम, और वर्किंग प्रेसिडेंट मैं ऑल इंडिया का था, तो मुझे लगता था कि सब लोगों से मेरी मतलब बातचीत होगी, क्या हम लोगों ने किया इतने सालों में और क्या आगे हमारी जो नेक्स्ट टीम थी यहाँ पे उनको भी कुछ बोलना था, लेकिन उस समय बोल नहीं पाए। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ सोमकर जी को कि इतने सारे साथियों का साथ में किया, वो बहुत अच्छा किया। 3 साल में जितने भी हमारे साथी रिटायर हुए यहाँ पर और उनको सबको बुलाया और बहुत अच्छा सत्कार किया, उसके लिए उनको मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। आज साथियों हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है, बहुत पवित्र दिन है, बहुत ऐसा दिन है। हमारे बाबा साहब को आज ही के दिन 31 मार्च 1990 को आज भारत रत्न दिया गया था। बाबा साहब को, जिनको स्कूल में पानी नहीं पीने देते थे, क्लास में बैठने नहीं देते थे और अछूत करके उनको दूर धकेल देते थे और क्या क्या उनके साथ व्यवहार हुआ, इसके बावजूद भी इसी देश को बाबा साहब को भारत रत्न देना पड़ा। इस देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड, लेकिन बाबा साहब भारत रत्न विश्व रत्न हैं, विश्व रत्न बाबा साहब। अगर अभी लोग पढ़ रहे हैं, पूरे दुनिया के लोग बोल रहे हैं कि बाबा साहब भारत रत्न नहीं है, वे विश्व रत्न है, क्योंकि दुनिया में इतना बुद्धिमान, इतना कमिटेड, इतना कैरेक्टरफुल व्यक्ति हुआ नहीं है। भगवान बुद्ध के बाद में अशोका है, भगवान बुद्ध के बाद में अशोका का नाम आता है और बाबा साहब का नाम आता है। तो ऐसे बाबा साहब के हम लोग वंशज हैं। और अभी बहुत मैंने क्या किया, ये कोई मेहरबानी नहीं किया, मैं तो बोलता हूँ मैंने जो किया बाबा साहब का कर्ज उतारा है। क्योंकि हम सब लोग, मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं अकेला नहीं, यहाँ जितने हैं वो 99% फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं। जो अभी देखेंगे कि मेरी माँ भी अनपढ़ थी, मेरे फादर 2-3 क्लास पढ़े थे, हमारे ना घर था, ना कोई जमीन नहीं, जायदाद कुछ नहीं, फुटपाथ में रह के हम लोग आए। और एक वर्ड मेरे पिताजी ने सुना था कि पढ़ो, एक ही वर्ड सुना उन्होंने कि पढ़ो लिखो, और वो वर्ड सुन के वो हमारे पिताजी ने हमको पढ़ाया। तो वो इतना जादू बाबा साहब के शब्दों में था, कोई एक शब्द सुन लेता उसी से उनका कल्याण हो गया। तो जब मैं ONGC में आया 1980 में और रिटायर हुआ 2020 में, तो लगभग 40 साल मैंने सर्विस किया और 20 साल की उम्र में मैं ONGC में आ गया सुपरवाइजर लेवल पे, और उसके बाद में मैं होते होते मैं DGM तक आया। तो मैंने सोचा कि एक मतलब जो बेघर आदमी है, फुटपाथ पे रहने वाला है, वो ONGC में आके DGM लेवल तक गया और क्या चाहिए। तो मैंने कभी ONGC में रहा, मैंने कभी किसी मैनेजमेंट से कोई समझौता नहीं किया, मैंने कभी सरेंडर भी नहीं किया। कभी मैनेजमेंट की अगर हमारे राइट्स है तो राइट्स हमको मिलना ही चाहिए, चाहे हमको तुम मारो काटो, हमको कोई, मेरा ट्रांसफ़र भी हुआ त्रिपुरा में 17 जनवरी को, मेरे को स्टैंड रिलीव कर दिया था और मैं गया 17 जनवरी को, लेकिन बोला मैं मेरे लोगों के राइट नहीं छोड़ूंगा। तो मैडम यहाँ बैठी है, वो उनके साथ मेरे हमेशा डिस्कशन होते थे और बाबा साहब ने एक मौका हमको दिया, ONGC जैसी महारत्न कंपनी में हमको मौका मिला है। और बॉम्बे एक इतना बड़ा रीजन, पूरे इंडिया का सेंटर बॉम्बे, यहाँ हर दिन कोई ना कोई डायरेक्टर बॉम्बे में मिलता था, आज भी होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि हमारी बड़ी जिम्मेदारी है कि ONGC के ये सेंटर को, जिससे सबसे ज़्यादा ONGC को धन मिलता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और पूरे दुनिया की नज़र, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, प्राइम मिनिस्टर, सबकी नज़र बॉम्बे पे रहती है, क्योंकि ऑयल फ्लोज और नेशन ग्रोथ। जिस दिन ऑयल बंद हो जाएगा वो पूरे देश में हल्ला मिल जाता था। तो ऐसे जगह में जो डायरेक्टर आ रहे हैं, CMD आ रहे हैं, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री आ रही है, पार्लियामेंट्री कमेटी आ रही है, नेशनल कमीशन आ रहा है, सारे की विजिट हर महीने में यहाँ पे होती थी। तो इसीलिए इस सेंटर को स्ट्रांग रख के हमने पूरे एसोसिएशन को पूरे इंडिया में मजबूत किया। और उसकी वजह से आपको पता होगा कि जवाहरीलाल जी जो डायरेक्टर बने, नाथूलाल जी डायरेक्टर बनी, हमारे एसोसिएशन का श्रेय है। हमारी एसोसिएशन ने, उस समय पेट्रोलियम मिनिस्टर थे ये नाथूलाल जी थे और B शंकरानंद जी पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। 1992 में हम लोग गए, दिल्ली में गए, हमको किसी ने पैसे नहीं दिया, हम अपने पैसे से गए वहाँ पर। हमारे द्वारका प्रसाद जी हमारे साथ में थे, वासनिक जी साथ में, हम गए, बोला सर आप, हमारा जवाहरीलाल जी का इंटरव्यू आने वाला है
और हमारा आदमी शेड्यूल कास्ट आदमी है, हमारे आदमी को मौका मिलना चाहिए। और यार तुम क्या मेरे पे दबाव ला रहे हो क्या? मतलब सर दबाव लाने नहीं आए, हम आपको रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप क्या रहते हो, अगर हमारा आदमी डायरेक्टर नहीं बनेगा ओएनजीसी में तो आने वाले 25 सालों में कोई हमारा डायरेक्टर नहीं बन सकता है। और उस समय एक कैप्टन थे खड़ताले करके, उसी साल खड़ताले साहब की बेटी और शंकरान जी के बेटे का शादी हुई थी, तो जब 2-4 महीने हुए थे तो उनको भी हमने साथ में रखा। एयरपोर्ट में जाके उनको ले गए, समधी जी, उनको बोला साहब आप बोले आपके समधी है, तो उन्होंने भी उनको वर्ड डाला कि आप करो। और कोई किसी डायरेक्टर को किसी पब्लिक सेक्टर में 12 साल 11 साल अभी तक नहीं मिले होंगे, वो 12 साल डायरेक्टर HR जवाहरी लाल जी रहे। और हम लड़ते थे, जवाहरी लाल जी हमको समझते कि अभी तो बोलते नहीं आप लोगों ने अच्छा काम किया, क्योंकि वो मैनेजमेंट की तरफ से हम लोग एसोसिएशन की तरफ से, और जहाँ हमारे लोगों के राइट की बात आई कि हम लोग लूट टूट पड़ते। तो साथियों जो भी हमने किया है, ये हमारे पर जो कर्जा है, एक ही जन्म हमको मिला, इसके बाद जन्म नहीं है हमारा। लोग बोलते हैं कई जन्मों में आदमी दूसरा जन्म लेता है, मेरे को यकीन नहीं है, मेरे को इसी जन्म में बाबा का कर्जा उतार के जाना है। मेरा एक कहना था कि अभी तक का समय जो है बहुत डिफिकल्टी में, ठीक है ये कारवा यहाँ आया, बहुत लोगों ने उसमें हमारे लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, हमारे बहुत साथियों ने, कुछ तो हमारे में अभी है ही नहीं, ज्ञान सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, कई साथी हमारे में से गुजर गए हैं, वासनिक जी गए, हमारे थोराट जी गए, और कई हमारे जो सीनियर लोग थे अभी नहीं हमारे बीच में, उन्होंने सबका उसमें सेक्रीफाइस है। मैं जो विशेष नाम लेना चाहता हूँ उस समय के हमारे राजामणि जी, ज्ञान सिंह जी, जीबी परमार जी, डॉक्टर आर्यन परमार जी, RR वानखेड़े जी, द्वारका प्रसाद जी, हमारे साथी वासनिक जी, MM वासनिक जी, उदय सिंह जी, हमारे साथी किशोर कामले जी, अरविंद निकालजे जी, VT वानखेड़े जी, DD कटारे जी, बोरकर जी, भगत जी, और बहुत सारे हमारे साथी जो है, मैं जो भी कर सका, मैं सेक्रेटरी रहा ऑर्गेनाइजेशन का, 2 टर्म में चेयरमैन रहा, ऑल इंडिया वर्किंग प्रेसिडेंट रहा, CEC रहा, लेकिन मेरा अकेले का श्रेय नहीं है, इसमें मेरे सारे साथियों का और सारे एसोसिएशन के लोगों का भी श्रेय रहा कि जब जब हमने कोई आंदोलन किया, जब जब कोई हमने कॉल किया लोगों को, सारे लोग उपस्थित होते थे, और जनरल बॉडी में भी 50-100 लोग, 150 लोग आते थे। आज मुझे दुख होता है कि जब हमारे सोमकुमार जी बताते हैं कि भाई मीटिंग में लोग उपस्थिति बहुत कम होती है, और आप तो इतनी सुविधाएं हैं, फोन है, सब गाड़ी है, घोड़े, हर एक के पास गाड़ी है, कोई ऐसा मुझे नहीं लगता है। ONGC में आज ज्वाइन हुआ, 4-5 साल में गाड़ी हो जाती है सबके पास, तो आ सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो अभी नए जो हमारे चेयरमैन हैं, अभी ऑल इंडिया के हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, आप लोग ये मत समझो कि अभी आपको जो सब मिल रहा है ये ऐसा आगे कायम रहेगा। बहुत खतरनाक सिचुएशन अभी आई हुई है, 1 साल के अंदर में अभी क्या होगा पता नहीं है। सारी पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन जो है वो कौड़ियों के मोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जा रही है। तो ONGC जब तक है ये अपनी मदर है, इसको संभाल के रखो, ये मदर को प्रोटेक्ट करो। और हमारी जो बाकी कलेक्टिव्स है, एस्ट्रो है, यूनियन है, कर्मचारी यूनियन है, PU है, और जो हमारे और दूसरी ऑफशोर OA जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफशोर लोगों ऑयल फील्ड और ऑफिसर्स की, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलके आप लोग उनके साथ में रहो। मैं जब रहा यहाँ पे, मैं 5 बार एस्ट्रो चुनाव लड़ा, तो इसलिए नहीं कि मेरे को एस्ट्रो में कोई ऑफिस बियर बनना था, इसीलिए कि एसोसिएशन के थ्रू भी एक दबाव होना चाहिए एस्ट्रो, क्योंकि एस्ट्रो निगोशिएट करती थी, हर एक निगोशिएशन में एस्ट्रो जाती थी, हमारा दबाव होना चाहिए, ये हम लोगों ने किया। और इसके साथ में मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जो है थोड़ा अपने कान, अपना दिमाग ओपन रखिए। और जैसे अभी एक हमारे गडलिंग साथी जो हैं अभी इसमें अभी चेयरमैन बन गए क्रेडिट सोसाइटी के, तो ऐसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आप जाइए, उसमें आप मिलिए, वो पार्टिसिपेट कीजिए। एसोसिएशन में तो एक ही चेयरमैन बन सकता है, लेकिन और भी ऑर्गेनाइजेशन से वहाँ आपको मौका भी मिलेगा, अच्छा काम करोगे, लेकिन डेडिकेशन से काम करना है। और दूसरा मैं चाहूँगा कि हमारे बहुत लोग जो है ऑन ऑफ में है, कोई नागपुर से आ रहा है, कोई मद्रास से आ रहा है, कलकत्ते से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, लेकिन आपको ठीक है जो बॉम्बे में रहते हैं वो एसोसिएशन चला रहे, लेकिन एसोसिएशन चलाने के लिए वक्त देने की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैं सब चाहूँगा कि लोग जानबूझ के भी है यहाँ पे बेस बॉम्बे के अंदर में पोस्टिंग ले, ऐसा नहीं 14 डेज ऑन ऑफ में है, तो कई लोगों के तो 40-35 साल ऑन ऑफ में ही गुजर गए। अरे भाई 40-35 साल ऑन ऑफ में गुजारोगे तो एसोसिएशन को टाइम कम दोगे, तो टाइम देने के लिए, आपको वक्त देने के लिए यहाँ बॉम्बे में रहना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, और ये ऑर्गेनाइजेशन को और आप स्ट्रॉन्ग करो
और सोमकुमार जी का जो है हाथ जो है वो मजबूत करो। इनकी बहुत अच्छी टीम इन्होंने बनाई है, इतना अच्छा प्रोग्राम किया है उन्होंने। आखिरी में साथियों, मैं लगता है वक्त ज़्यादा लिया है और मैं जो है एक कहना चाहूँगा कि मुझे जो भी मैं कर सका वो मेरी मिसेज जो मेरी धर्मपत्नी है प्रमिला, इसका मैं चाहूँगा मेरा क्रेडिट 99% मैं उसको देता हूँ, 99%। क्योंकि जैसा वानखेड़े जी ने बताया कि मैं कब घर आता हूँ जाता हूँ ये पता नहीं। एसोसिएशन का जब चेयरमैन था तो 10 बजे के पहले मैं कभी ऑफिस छोड़ता ही नहीं था। जितने लोगों के इश्यूज हैं वो सारे ड्राफ्टिंग करके लेटर भेज के फैक्स करके मैं जाता था घर में, तुरंत वो 11 बजे 12 बजे भी पहुँचता था। और कभी कभी जैसे बताया कि 2 भी बज जाते 4 भी बज जाते, हमने कभी केयर नहीं किया। हमने बोला हम हमारे बाबा साहब ने इतना तकलीफ सहा है और ये सब हमको रेडीमेड करके दिया, अभी हमको क्या है, सब खाली गाड़ी बनाया, गाड़ी चलाना ही हमको है, गाड़ी तो बाबा साहब ने बना के दिया है। तो साथियों ये वक्त बहुत हुआ है, इसीलिए मेरे को बहुत बोलना था, कोई पॉइंट मैंने नोट करके लाया था, लेकिन आज नहीं बोलूँगा। फिर कभी सोमकुमार जी और कोई प्रोग्राम करने वाले मैं बताऊँगा, शेयर करूँगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो जितने भी साथी हैं, अभी बहुत सारे यंगस्टर्स को सोमकुमार जी ने लाया है और मेरी उनको एक सिफारिश है, मैं उनको एक सुझाव करना चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली ये सीखा नहीं जाता है। कई लोग बोलते रहे भाई आपने नए लीडर नहीं बना के गए, लोगों को सिखा के नहीं गए। सिखाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको खुद जाना पड़ेगा। ड्राफ्टिंग लेटर कैसे बनाते हैं आप देखो, पुरानी फाइलें पढ़ो 20-25 साल की, कैसे लेटर बनाए हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी को कैसी चिट्ठी लिखी है, नेशनल कमीशन को चिट्ठी कैसी लिखी है, CMD को चिट्ठी कैसे लिखी है, पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए। हमारी ONGC बॉम्बे ब्रांच ने मैक्सिमम पार्लियामेंट्री क्वेश्चन किए रिजर्वेशन पॉलिसी पे, और सारी इवन OVL के ऊपर भी हमारी पार्लियामेंट्री क्वेश्चन हुई है। OVL में जो रिजर्वेशन आया वो भी हमारे बॉम्बे ब्रांच का, उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हम लोगों ने पार्लियामेंट्री कमेटी नेशनल कमीशन को बिल्कुल ऐसा उनको ने सोने ही नहीं दिया, रात और दिन 24/7 हम उनके पीछे पड़े रहते, और इसके वजह से मैनेजमेंट की मार भी हमको झेलनी पड़ती थी, तो उससे हमको ज़्यादा ये नहीं। लेकिन साथियों, और आप सब लोगों ने जो है आज ये उनको विदाई देने के लिए यहाँ पे आए। ऐसा एक ऑनलाइन प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी मैंने बहुत सारी बातें कही थी, और आज मेरा ये स्पेसिफिक कहना है कि आप लोग यूनिटी रखिए और बार बार मिलना, आपको रेगुलरली मीटिंग लेनी चाहिए। मंथली मीटिंग आपकी पक्की रखो एग्जीक्यूटिव बॉडी की, क्वार्टरली मीटिंग जनरल बॉडी रखो, और जितने आप लोगों को सुझाव लोगे, लोगों को लेके चलोगे, और उसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा चलेगा। तो इतना कहते हुए मैं जो है ऑर्गेनाइजर बॉम्बे ब्रांच सोमकुमार जी और पूरे एग्जीक्यूटिव बॉडी को मैं धन्यवाद देता हूँ, और आप सब लोग आए, मेरी चंद बातें आप लोगों ने सुन के लिया, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जय भीम। बहुत अच्छी बात कही आपने, पे बैक टू सोसाइटी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा साहब की बदौलत ONGC ने हमको इतना दिया है। मैं तो कई बार कहता हूँ कि हमारी औकात से ज़्यादा दीजिए, कई बार बोलता हूँ, शायद वर्ड थोड़ा बुरा लगे, बट आई फील लाइक दैट। हाँ नहीं, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, हमारी जो नहीं है, आपको पता है उसके मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न आप समझ गए होंगे, शायद यादव जी नहीं समझ पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। तो ये इशू ये है कि बाबा साहब की बदौलत ONGC में हम लोग आए और आज इस लायक बने हैं कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, हम अच्छी लाइफ हम लोग जी सकते हैं। और ये जो है ONGC ने जो दिया बाबा साहब की बदौलत, तो डेफिनेटली हमारा कर्तव्य बनता है कि सोसाइटी को कुछ दिया जाए, और इस भावना को, इस दान भावना को बढ़ाने के लिए हमने ये आज का जो प्रोग्राम रखा है वो कॉन्ट्रीब्यूटरी रखा है, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ आवर ऑफिस बेरर्स एंड मेंबर्स। इतना एवढा भरघोस सपोर्ट त्यांनी दिलेला आहे, कम से कम 51-52 लोग हो गए हैं। जैसे ही वो मैसेज फ्लैश हुआ ग्रुप में, फटाफट कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ, किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये विश्वास होता है, और ये भावना जो अगर हमारे लोगों के बीच में है, कोविड समय में हमने देखा ऑलमोस्ट 9.8 लाख रुपीज़ हमने इकट्ठा किया था कंट्रीब्यूशन के थ्रू। बाबा साहब की जयंती का प्रोग्राम बोलिए या और भी कोई प्रोग्राम बोलिए, हमारे मेंबर्स ने इसको पूरा का पूरा उसमें सपोर्ट किया है। सो वी आर रियली फ्रॉम एसोसिएशन साइड एज चेयरमैन, मैं आप सबका बहुत बहुत इसमें धन्यवाद करता हूं, जो हमारे ऑफिस बेरर्स हैं और जो हमारे मेंबर्स। कंपोनेंट प्लान का बात निकले, साथ ही एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ।
लास्ट 4-5 साल से कंपोनेंट प्लांट का 100% यूटिलाइजेशन हो रहा। एक साल सिर्फ कोविड की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया था, उस समय नहीं हो पाया। बाकी हमने लास्ट ईयर 66 लाख रुपीज़ के एडिशनल प्रपोजल हमने इनिशिएट किए थे। बाकी वो भी गड़बड़ हो गया क्योंकि वो ईयर एंड आ गया था और एचआरओ साहब ने हमको प्रॉमिस किया कि वो सारे प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे। तो अभी इस साल जो नया फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें शुरू के 2-3 महीने में हम लोग पूरा ख़त्म करेंगे। और बाद में जो स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं, ऑलरेडी मैंने डायरेक्ट CLO मैडम से और चीफ CSR से, डायरेक्टर HR से सबके साथ कम्युनिकेट करके मैंने कहा है कि मुंबई का जो फंड है 39.75 लाख, वो अभी बहुत पुराना हो चुका है, कई साल हो चुके हैं। उसको 1.2 करोड़ रुपये होना चाहिए मुंबई के लिए, ओनली कंपोनेंट प्लांट फंड। और CSR तो अलग है। CSR के थ्रू एक बहुत खुशी की बातें आपको शेयर करना चाहता हूँ। एक हमारा प्रपोजल था, नागपुर का रीजनल कैंसर हॉस्पिटल है, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, जहाँ पे सुहासिनी पहले जॉब किया करती थी एडमिनिस्ट्रेशन में, उसका प्रपोजल हमारे पास में आया था। अजय मेश्राम साहब ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि यार उसको थोड़ा देखो। हमने रिकमेंडेशन लेटर दिया, हमने पूरा फॉलोअप किया और खुशी की बात है कि वो 50 लाख का प्रोजेक्ट है, वो सैंक्शन हो गया है और ऑलरेडी उनको फंड चला गया है, इम्प्लीमेंट्स हो गया। इस साल का कंपोनेंट प्लान ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है और उसमें हम लोग इस बार लैपटॉप, कंप्यूटर्स, स्कूल डेस्क, बैग्स, स्टेशनरी आइटम्स, सब बाइसिकल्स वगैरह, ये सारे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम लोग इस बार उसको खर्च करने वाले हैं। क्योंकि NGO अभी क्या हुआ, CSR गाइडलाइंस चालू हो गई ना, तो इसलिए डायरेक्ट वो वेंडर इसको संस्था को नहीं दे सकते, अभी CSR के थ्रू काम करना पड़ रहा है। तो इसलिए वो अभी एक हमने NGO अच्छा ढूंढा है, वो भी गार्डान करके एक है, अच्छा वेल एजुकेटेड, उसके थ्रू हम लोग ये कर रहे हैं। और वी आर वेरी होपफुल कि इसके बाद में कंपोनेंट प्लांट और CSR, क्योंकि मैनेजमेंट भी समझ गया है कि एसोसिएशन को CSR में इन्वॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि अच्छे प्रोजेक्ट लाते हैं ये लोग। तो दिस इज द क्रेडिबिलिटी वी हैव एस्टैब्लिश इन मुंबई। तो साथियों, ये सब जो बातें हैं, अभी बहुत सारी बातें हैं मैनेजमेंट की और इसकी, वो सर यहाँ डिस्कस करने का हमें समय नहीं है। फिर भी जो मेन जो बातें थी आपके नॉलेज में लाना मैं ज़रूरी समझता था, इसलिए आपको बताया। एक दो चीज़ें आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ। अभी आने वाला जो 14 अप्रैल है, उसमें जो गार्लैंडिंग वगैरह जो प्रोग्राम तो होता ही है, उसमें हम लोग इस बार ये प्लान किया है, BC हॉल में हम लोग कंपोनेंट प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ करेंगे 14 अप्रैल। उसमें कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, बैग, जैसे मैंने आपको बताया, स्कूल बेंच वगैरह यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक प्रोग्राम जस्ट टोकन इसमें होगा कुछ। यहाँ पे भरत नगर एक सोसाइटी है बांद्रा में, वो वाल्मीकि समाज की सोसाइटी है, वहाँ के कम से कम 100 बच्चों को हम लोग बुला रहे हैं यहाँ। कितने? 100 बच्चों को, जो प्राइमरी से 12वीं तक है। और उनको यहाँ पे बुला के हमने ये प्लान किया है कि उसी दिन 14 अप्रैल को कुछ छुट्टी होती है, छुट्टी तो आपको डिक्लेयर हो ही जाती है, उनको सबको हम लोग यहाँ 2 बस में बिठाएंगे ONGC की और पूरे मुंबई की सैर कराएंगे। और उसमें से भी जो बाबा साहब से रिलेटेड जो स्पॉट्स हैं, जैसे राजगृह है, जैसे चैत्यभूमि है, बाबा साहब का सिद्धार्थ कॉलेज है ना, यहाँ पे वो उनको दिखा के, क्योंकि बच्चों को बाबा साहब को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो बहुत सारे मुंबई में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैत्यभूमि नहीं देखा है, आई एम श्योर, बड़ा दुख होता है ये सुन के कि बहुत सारे लोग अभी चैत्यभूमि नहीं गए, उनको राजगृह क्या है वो भी नहीं पता है, सिद्धार्थ तो कॉलेज तो छोड़ दीजिए, वो तो दूर की बात है। तो अगर हम बाबा साहब के फॉलोअप खुद को कहते, कम से कम वहाँ जाके मत्था तो टेक के आइए। सरदार लोग के अमृतसर में जाके मत्था टेक के आते हैं, तो कम से कम एक नई ऊर्जा, एक प्रेरणा मिलती है। तो बच्चों को हम चाहते हैं कि वो बाबा साहब के जो थॉट्स हैं, जो समता बंधुता के जो थॉट्स हैं, वो बच्चों में इनकलकेट हो, इसलिए वो बाबा साहब से रिलेटेड जितने स्पॉट्स हैं वो दिखाने की हमारा प्लान है। बाद में उनको गेटवे ऑफ इंडिया और चौपाटी में भेलपुरी खिला के उन लोग फिर वापस लेके आएंगे। अच्छी आइडिया है, पसंद आई ना? ऐसा प्लान है। जो इसमें शरीक होना चाहते हैं वो वॉलंटरीली सामने आ जाए, हम उनको अकोमोडेट करेंगे। ठीक है, हम आसोसिएशन साइड से हम लोग जाएंगे, 2 बस में बच्चे जाएंगे, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ होगा। एक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम हमने ट्राइबल एरिया में पालघर में प्लान किया है। जो बाइसिकल्स, बैग्स वगैरह जो है ना, स्कूल बेंचेस वगैरह, वो ऑलरेडी बात हो गया है HRO साहब से। वो वहाँ जितने स्कूल्स हैं जिनको हमने मदद किया है थ्रू कंपोनेंट प्लान, वो सारे स्कूल्स को बुला के
सीसी सारा अरेंजमेंट करेगा वहाँ पे, एवरीथिंग, मंडप, डेकोरेशन, दिस एंड दैट। लोकल एमएलए, लोकल कलेक्टर, तहसीलदार, उनको बुला के, और ओएनजीसी की टीम, मेरी इच्छा है डायरेक्टर साहब आए, अगर पंकज कुमार साहब अवेलेबल है, एचआरओ साहब को लेके जाएंगे और उनके एरिया में ये ओएनजीसी का बिगुल बजाएंगे। अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी का नाम होना बहुत जरूरी है। जो कंपनी हमारे लिए इतना सब कुछ करती है तो कंपनी का नाम ऊपर होना बहुत जरूरी है, ये हमारी इच्छा है। और 14 अप्रैल का जो प्रोग्राम है ये आपको बता दिया। 22 अप्रैल का जो प्रोग्राम है आप याद रखिएगा, 22 अप्रैल जो है वो सैटरडे आ रहा है। 22 अप्रैल को हम लोग ग्रैंड स्केल पे जो प्रोग्राम होता है बाबा साहब के जयंती का, वो हम सेलिब्रेशन, वो ग्रैंड सेलिब्रेशन जो है वो उस समय हम लोग करने वाले हैं। उसमें बाबा साहब की मूवी जिन्होंने डायरेक्ट की वो डॉक्टर जब्बार पटेल साहब, उनसे मेरा कंटिन्यूस कम्युनिकेशन है, उनको हम लोग बुलाएंगे और उनसे सुनेंगे कि वो बाबा साहब की जो मूवी, क्योंकि उन्होंने बहुत रिसर्च किया हुआ उसमें, तभी मूवी बनी है। काफ़ी कंट्रीज़ में गए हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए, कोलंबिया में गए और भी बहुत जगह गए, और उन्होंने काफ़ी स्टडी किया। उसके बाद उनका जो एक्सपीरियंस शेयर सुनना था हमको, इसलिए डॉक्टर जब्बार पटेल साहब को, उन्होंने मराठी में बहुत शानदार शानदार मूवीज़ बनाए हैं, उम्बरठा वगैरह, स्मिता पाटिल की, आपको पता होगा, तो उनको हम लोग बुला रहे हैं इस सेलिब्रिटी। और सोनाली कुलकर्णी जिन्होंने इसका रोल किया है, रमाई का रोल किया है, उनको लाने का हमारा प्रयत्न है। और प्रोफेसर सुखदेव थोराट जो पद्मश्री है, जो यूजीसी के चेयरमैन है, उनको एज अ कीनोट स्पीकर करके हमने फिक्स किया हुआ है। तो प्रोग्राम सैटरडे को होगा 22 तारीख को। आप डेट रिजर्व करके रख दीजिए अभी से, कोई प्रोग्राम मत लीजिए। और शनिवार है, छुट्टी है, बसेस मुंबई के हर एक कोने से आएगी और वो एनबीपी ऑडिटोरियम में बड़ा प्रोग्राम होगा। तो इसमें आप सब लोगों का अभी से मैं इनवाइट कर रहा हूँ, फैमिलीज को खासकर। आप लोग अभी तो प्रोग्राम में यहाँ तो आए हैं, वो जयंती में भी आपको आना पड़ेगा 22 तारीख के प्रोग्राम। ओके, रेडी? यस, ये हुई ना बात। धन्यवाद।